नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 10 स्मार्ट हिंदी में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। उसमें आदिकाल की अलग बना दी है, इतिहास लेखन से संबंधित आदिकाल और इतिहास लेखन से संबंधित एक है प्लेलिस्ट, ठीक है। कोर्स के रूप में बना दी है। और भक्ति काल की अलग बना दी है और एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाई है जिससे सब कंबाइन है पूरा। इसमें आदिकाल भी है और भक्ति काल भी है, और भी ऐसे ऐड करता रहूँगा। आप लोग अगर ये वीडियो आई है आपके पास तो एक बार वो भी देख लेना कि ये प्लेलिस्ट बनाई है, उसके भी गो थ्रू होके जाना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हाँ, अभी मैं कह रहा हूँ इसीलिए कि इसमें अच्छी से अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करूँगा, और कुछ सुझाव हों वो भी दो, और अपनी तरफ से बहुत बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। और ये किताब पढ़ाने का मेरा उद्देश्य यही है कि ये किताब जल्दी से जल्दी पूर्ण हो, ठीक है। अभी कुछ समय के चक्कर में मेरा भी थोड़ा दिक्कत हो गया था, तो उसके चक्कर में मैं ये ढंग से नहीं करवा पा रहा हूँ, एकदम रिदम में नहीं। अब मैं रिदम में आ गया हूँ, वैसे कराऊँगा। और ये अब किताब कराने का उद्देश्य यही है कि इसमें मतलब आप जो करोगे ना, तो साथ-साथ पढ़ लो एक बार, तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ, मैंने किताब पढ़ ली है। फिर उसके अलावा फैक्ट तो आप कर ही लोगे, फैक्ट तो मिल ही जाएँगे, ठीक है। फैक्ट मैं इसमें भी फैक्टों के हिसाब से है ना, इसमें भी इम्पोर्टेंट लगवा दे रहा हूँ। और आपको लगता है इस किताब में पढ़ते-पढ़ते आपको भी कुछ विशेष फैक्ट लगते हैं, कुछ अलग से लगता है, तो आप भी उसे हाइलाइट कर लो, ठीक है, उसमें इम्पोर्टेंट लिख लो। और मैं ये बोलूँगा, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप किताब लेकर ज़रूर बैठो। कि इससे क्या होगा कि जो मैं इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ, तो आप नोट्स बनाने की सोचोगे, नोट्स अभी मत बनाओ, ठीक है। नोट्स के लिए मैं आपको एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूँगा, मेरे बने हुए नोट्स हैं, और मैं वास्तव में मैं बता रहा हूँ कि वो बहुत अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। वो नोट्स अच्छे इसलिए हैं क्योंकि वो दोनों किताब से बने हुए हैं। शुक्ल जी की भी है और नगेंद्र जी की किताब से कंबाइंड नोट्स हैं। तो मैं उसे प्रोवाइड करा दूँगा, उसे चाहे प्लेलिस्ट के रूप में प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। और चाहे मैं उसके उसके लिए ये पूरी प्लेलिस्ट पूरी हो जाएगी ना हिंदी साहित्य इतिहास की, तो चाहूँ मैं उसमें पीडीएफ फॉर्मेट में डलवा दूँगा, ठीक है। चाहो दोनों कर दूँगा, दोनों काम कर दूँ, ठीक है। उसके लिए आप बेफ़िक्र रहिए। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति काल पढ़ रहे थे, ठीक है। उसकी पूर्व पीठिका पढ़ रहे थे। पूर्व पीठिका के बाद ये इकाई मतलब शायद 4 है, ठीक है। इसको देख रहे थे, भक्ति काव्य तथा लौकिक। इसमें देखेंगे आज हम लोग भक्ति काव्य तथा लौकिक काव्य। भक्ति काव्य की रचना किसी परम तत्व, देवी देवता अथवा देवी गुण संपन्न महामानव को लक्ष्य करके आरंभ हुई थी। इस प्रकार का विपुल साहित्य प्राय सभी जीवन भाषाओं में उपलब्ध है। इसे लेकर कदाचित कभी शास्त्रीयता का प्रश्न नहीं उठाया गया, परंतु इधर कुछ शास्त्रानुरागी समीक्षक पूर्व मध्यकालीन भक्ति काव्य को शास्त्रीयता छाप न देकर उसे भक्ति काव्य से भिन्न लौकिक काव्य की कोटि में रखकर उसे शुद्ध साहित्य के गौरव से वंचित करना चाहते हैं। जो इसमें बताया गया है, भक्ति काव्य की रचना है किसी परम तत्व देवी देवता तो देवी गुण संपन्न को लक्ष्य कर कर आरंभ हुई थी, ठीक है। जो भक्ति काव्य है ना, किसी देवी देवता या देवी गुण से संपन्न, ठीक है, उसको लेकर रचित की गई थी, ठीक है। जो सभी जीवंत भाषाओं में उपलब्ध है, ज्यादातर सभी भाषाओं में उपलब्ध है। कोई स्पेशल एक भाषाओं के रूप में ना, तो एक भाषा रूप में ना, शैली के रूप में ना, मतलब सभी में उपलब्ध है। इसे लेकर कदाचित कभी भी मतलब कोई इसमें शास्त्रीयता का पुट नहीं रखा गया कि ये इसमें अलंकार की कमी है, कि इसमें अलंकार ज्यादा है, इसमें रस ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। लेकिन जो पूर्व मध्यकालीन भक्ति काव्य के समीक्षक थे, उसमें मतलब काव्य में ना, उसमें इसमें भी छाप देखने लगे कि इसमें भी वही अलंकार की कमी है, इसमें रस की कमी है, इसमें इस तरह से देखने लगे। और उनको एक साहित्य की कोटि से मतलब ये साहित्य ना मानकर उनको अलग रखने की कोशिश की गई, ठीक है, इसमें इस तरह से। परंतु वे कदाचित यह भूल जाते हैं शास्त्रीयता का मूल आधार लोक ही है। फिर भी भक्ति अथवा साहित्य का लक्ष्य शास्त्र विशेष का अनुकरण और अनुसरण मात्र नहीं है, ठीक है। इसमें बताया वे ये भूल जाते हैं कि जो लोक में प्रचलित है वही शास्त्रीयता का आधार है, ठीक है। इसके विपरीत भक्ति भावना और साहित्य रचना के आधार पर तद विशेष शास्त्रों का सृजन हुआ है, जिनका उद्देश्य नियमन अथवा नियंत्रण द्वारा परंपरा विशेष को सुरक्षित रखना है, स्त्रीकरण द्वारा उनके विकास मार्ग को अवरुद्ध करना नहीं,
ठीक है, यदि ऐसा होता तो नए नए शास्त्रों का निर्माण कदापि संभव नहीं होता। लौकिक काव्य की अपनी विशेषताएं हैं, जिसके फलस्वरूप इसकी अपनी भिन्न कोटि है। लौकिक काव्य में क्षणिक उमंग, उल्लास और विषाद की सरल अभिव्यक्ति रहती है। ये लौकिक काव्य है ना, उसमें क्षणिक उमंग, एक उमंग आएगी, एकदम क्षण के रूप में उमंग आएगी, उसमें उल्लास होगा, विषाद होगा, एक सरल रूप में उसकी अभिव्यक्ति हुई। इसमें किसी वैचारिक विशिष्ट शास्त्रीय नियमों के अनुसरण की प्रतिबद्धता के स्थान पर अधिकतर परंपरा निर्वाह की प्रवृत्ति पाई जाती है। यद्यपि देश काल के अनुसार नए नए संपर्कों तथा संदर्भों द्वारा नई नई परंपराओं भी उद्भूत होती रहती हैं। इसके विपरीत भक्ति काव्य में किसी न किसी वैचारिक विशिष्ट और तारतम्य का स्पष्ट प्रभाव लक्षित होता है। इसकी व्यंजना शैली में भी किसी शास्त्रीय या लौकिक परंपरा के विशेष पालन का वैसा आग्रह नहीं पाया जाता है, जैसा कि इसके प्रति अन्यत्र उत्साह देखा जाता है। इसमें पाए जाने वाले प्रभाव आनुषंगिक हैं, आयोजित नहीं, इसलिए पूर्व मध्यकालीन भक्ति काव्य को लौकिक काव्य के कोटि में रखे जाने का कोई न्यायसंगत कारण औचित्य नहीं है। इसकी शैलीगत अभिव्यक्तियों को लोकपरक होने का कारण रचयिताओं ने अपना जीवन परिवेश है, रचयिताओं का अपना जीवन परिवेश है, इसके अपने वैसे संस्कार ग्रहण किया है। विशेषता आयसजन्य नहीं है, जितनी अनायस है सुलभ हो गई है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा खास नहीं है। ठीक है, कि हम इनको विशेष रूप में ना तो इम्पोर्टेंट लिखा है ना तो कुछ, लाइन बाई लाइन पढ़ लो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है खास है तो आप लगा सकते हो, वैसे इसमें कुछ खास नहीं है। भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, ठीक है। प्रवृत्तिगत पृष्ठभूमि, पूर्व मध्यकालीन भक्ति काव्य का आरंभ होने से पहले से ही प्रांतीय भाषाएं अपने अपने अपभ्रंश का अनुसरण करते हुए हिंदी की समानांतर साहित्य रचना में प्रवर्तित थी। इनमें वर्ण विषय, काव्य रूपों और रचना शैलियों की विविध परंपराएं प्रचलित थी, जो अनगढ़, अटपटी और उटपटांग लगती थी। इनमें नवीन संस्कार और निखार का आना समय सापेक्ष था। इनमें वर्ण विषय या तो प्रचलित धर्मों से संबंध थे या लोकोन्मुख साहित्य सृजन की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक मुखर थी। भक्ति काव्य की रचना होते होते इनमें नवीन प्रवृत्तियां प्रवेश पाने लगी। सुधार के साथ साथ परिष्कार के लक्षण प्रकट होने लगे। तदनुसार सिद्धों, मुनियों और नाथों, सूफियों में प्रचलित परंपरा का विकास होने लगा। साहित्य निर्माण की नवीन पद्धतियों तथा प्रवृत्तियों के रूप बढ़ने लगे। इस प्रकार प्रवृत्तियों को अग्रसर करने में मध्य देशी भाषा होने के कारण हिंदी स्वभावतः आगे रही। प्रस्तुत संदर्भ में हिंदी की पूर्व परंपराओं का सामान्य परिचय पा लेना तत्कालीन प्रवृत्तियों को समझने में सहायक हो सकता है। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की रचनाएं जहां छिहत्तर पढ़ती गई, वहां संस्कृत का प्रयोग वेद विरोधी वर्गों द्वारा मान्य समझा जाने लगा और उसका न्यूनाधिक प्रयोग प्राय भी सभी शिक्षित वर्गों का अनिवार्य हो गया। तदनुसार संस्कृत भाषा का प्रयोग प्रचार के साथ साथ उसकी प्रचलित विधाओं का भी उपयोग होने लगा। बौद्ध धर्म के ह्रास के साथ साथ जैसे पाली प्रवासित हुई, वैसे ही प्राकृत भाषा का ऐतिहासिक अवान्तर भेदों के कारण मूल रूप की रक्षा न कर सकी और अपभ्रंश भाषाओं के संपर्क में सानिध्य में प्रांतीय भाषाओं का रूप ग्रहण करने लगी। प्राकृत साहित्य की रचना अपेक्षाकृत लोकोन्मुख वातावरण में हुई। प्राकृत जहां बोलचाल की भाषा थी, वहीं जैन मतावलंबियों के प्रचार प्रसार का साधन बन चुकी थी। ठीक है, यहाँ पर प्राकृत साहित्य है ना, वो लोकों में लोक उन्मुखी वातावरण में ज्यादा हुई। जहाँ पर प्राकृत बोलचाल की भाषा थी, वहां जैन धर्म से संबंधित थे, मतावलंबी थे, वो अपने धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, प्राकृत को अपना तंत्र बना चुके थे। जैन धर्मियों ने प्राकृत को अपने मत प्रचार का साधन बनाया। श्रृंगारपरक आख्यानों को, काम कथाओं का उपयोगशील और वैराग्य भावनाओं के प्रचार किए जाने लगे, यानी कि श्रृंगारपरक आख्यान और काम कथाओं से संबंधित जो रचनाएं थी उनका प्रचार किया जाने लगा। यह परंपरा बहुत कुछ सूफियों जैसी ही थी। ठीक है, जो सूफी मत था ना, उससे मिलती जुलती काफी परंपरा थी। परंतु शास्त्रीय साहित्य और चरित काव्यों में अधिकतर संस्कृत की प्रचलित परंपराओं का ही प्रभाव ग्रहण किया। जो शास्त्रीय साहित्य था ना, वो अधिकतर है ना संस्कृत से संस्कृत भाषा में ही उसका संस्कृत भाषा का ही प्रभाव ग्रहण किया था।
प्राकृत साहित्य में प्रचलित सूक्तियों से के ही अनुकरण में कदाचित दोहा का छंद प्रचलन हुआ और सखियों के लिए अपनाया गया। अपभ्रंश साहित्य में पूर्ववर्ती परंपराओं के विकास के साथ साथ लोक प्रचलित अपभ्रंश साहित्य में पूर्ववर्ती परंपराओं के विकास के साथ साथ लोक प्रचलित अन्य परंपराओं का भी प्रवेश हुआ। जैन कवियों द्वारा रचित प्रबंध काव्यों के अंतर्गत कहा, चरयु, पुराण आदि मिलते हैं। ठीक है, जैन कवियों द्वारा रचित प्रबंध काव्य थे, उनमें क्या क्या आता था? कहा, चरयु और पुराण आदि मिलते थे। और बौद्ध कवियों की रचनाओं में दोहे, चर्यापद प्रसिद्ध है। ठीक है, जैन कवियों में कौन कौन से प्रसिद्ध हैं? कहा है, चरयु है, पुराण है। ठीक है, ये जैन कवियों में थे। और जो बौद्ध कवि थे ना, उनमें कौन कौन से थे? दोहे और चर्यापद प्रसिद्ध है। मुक्तक काव्यों में के अनेक उदाहरण हमें जैन साहित्य में भी प्राप्त होते हैं, जिनमें चुनरी उल्लेखनीय है। ठीक है, अब प्रश्न सीधा सीधा बन सकता है कि चुनरी है ना, वो कहाँ उल्लेखनीय है? तो हम सीधा सीधा लगाएंगे, जैन साहित्य से संबंधित है। चुनरी किससे संबंधित है? जैन साहित्य से। बहुत सिद्धों द्वारा अपनाई गई शैली पर कदाचित जैन कवियों की मंगोलियन शैली का किंचित प्रभाव है। यह शैली अनुभवश्री निर्गुण कवियों में लोकप्रिय हुई है। ठीक है, जो मुख्यतः गुरु शिष्य संवाद शैली उनकी अपनी विशेषता रहती आई है। जिस प्रकार दोहों के साखियों का रूप ग्रहण कर लिया, उसी प्रकार चर्या गीतों ने वाणियों और शब्दों का बाना धारण कर लिया। लोक प्रचलित गीतों की परंपरा भी तत्कालीन फाग, चरचरी, बारहमासा आदि रूप में साहित्य रचना में पाई जाती है। इनका प्रयोग संदेश रासक जैसी रचनाओं में और के अतिरिक्त संत काव्य में भी हुआ है। अपभ्रंश साहित्य की रचना, ठीक है, इससे पहले हम देख चुके हैं पूर्व पीठिका में। अपभ्रंश साहित्य की रचना 7वीं से 12वीं शताब्दी तक होती रही है। उसकी कई विशेषताएं राजस्थानी, गुजराती साहित्य को विरासत में मिल गई। पुरानी हिंदी की रचनाएं भी उससे प्रभावित रही हैं। इसी काल के आसपास गुरु गोरखनाथ ने भी रचनाएं प्रस्तुत की हैं, जिनका स्पष्ट प्रभाव परवर्ती संत साहित्य से लक्षित हुआ। नाथ साहित्य में जहाँ योग साधना को विशेष महत्व मिला, निवृत्ति मार्ग का पक्ष प्रबल पड़ता दिखाई दिया, वहीं संत साहित्य की भक्ति भावना का स्वर मुखर हुआ। ठीक है, आत्मनिर्भरता के निमित्त प्रवृत्ति पथ को भी प्रश्रय और प्रोत्साहन मिला। इन कवियों ने अपने मत प्रचार में जैन कवियों की भांति पौराणिक आख्यानों का उपयोग नहीं किया। ठीक है, जो संत साहित्य और नाथ साहित्य से ना, उन्होंने जैन कवियों की भांति ना तो आख्यानों का उपयोग किया, ना प्रचार अपने धर्म को प्रचार के लिए, ठीक है, ना तो पौराणिक आख्यानों का प्रयोग किया और मतलब आदि का उपयोग नहीं किया। पर सूफी कवियों ने लोकप्रिय आख्यानों का भी आश्रय लेकर लाभ उठाया। लेकिन जो सूफी कवि थे ना, उन्होंने तो आख्यानों का सहारा लेकर अपने मत का प्रचार किया। संतों में बौद्ध सिद्धों और नाथ योगियों द्वारा स्वीकृत शैलियों को अपनाया गया। पद रचना का प्रयोग तमिल पदम के अनुकरण में हुआ। अन्य कई दक्षिणात्य काव्य शैलियां भक्ति काव्य के माध्यम से हिंदी भक्ति काव्य का अंग बन गई। पद रचना का प्रयोग, ठीक है, इसमें क्वेश्चन सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है। वैसे पद रचना का प्रयोग तमिल पदम के अनुकरण में हुआ। ठीक है, अन्य कई मतलब जो दक्षिण में काव्य शैलियां चल रही थी, वो भी हिंदी भक्ति काव्य की अंग बन गई। सूफी कवियों द्वारा गृहीत अरबी फारसी शैलियों का प्रभाव भी हिंदी रचनाओं में पड़ा। ठीक है, सूफी कवियों द्वारा, जो सूफी कवि द्वारा आए थे ना, उनमें अरबी फारसी शैलियों का प्रभाव था, उसका भी प्रभाव हिंदी रचनाओं में पड़ा। ठीक है, सूफी कवियों द्वारा अरबी साहित्य के अनुकरण से इस्लाम की अनेक बातें हिंदी में आने लगी। किंचित प्रभाव भी हिंदी में साहित्य में लक्षित हुआ। जो अरबी साहित्य था ना, इस्लाम से अनेक बातें हिंदी में आने लगी, उसका प्रभाव भी हिंदी में दिखाई देने लगा सूफी कवियों द्वारा। ठीक है, फारसी साहित्य पर जहां इस्लाम की छाप पड़ी, भाई वो अपनी विशेषताओं से सुरक्षित रखने का सजग प्रयास किया। ईरानी संस्कृति में शिया संप्रदाय का विशेष योगदान रहा, जिसके फलस्वरूप उनकी अपनी विशेषताओं पर प्रभाव फारसी साहित्य पर पड़ना स्वाभाविक था।
सूफी मत के आदर्शों के अनुकूल विषयों और रचना शैलियों का प्रश्रय तथा प्रोत्साहन मिलने लगा। इस प्रकार एक नई साहित्यिक परंपरा का सूत्रपात हुआ, जिसे मुस्लिम सुल्तानों और शासकों द्वारा भी पर्याप्त संरक्षण मिला। फारसी साहित्य की लोकप्रियता भारत में इतनी बढ़ी कि यहाँ के निवासियों ने भी अभिवृत्ति में रुचि लेना आरंभ कर दिया। भारतीय ग्रंथों तक के अनुवाद फारसी में होने लगे। ठीक है, यहाँ फारसी साहित्य की इतनी भारत में लोकप्रियता बढ़ गई कि यहाँ के निवासियों ने ना मतलब बहुत विशेष रुचि लेने, जो भारतीय ग्रंथ थे ना वो फारसी में अनुवाद होने लगे। फारसी मतलब अनुवाद करने के मतलब इतना फारस का वो हो गया था बोलबाला कि लोग अनुवाद करके उसको पढ़ने के लिए अनुवाद करवाने लगे फारसी में। फारसी साहित्य में भारतीय विषयों का समावेश करने वालों में अमीर खुसरो और फैजी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यानी कि फारसी साहित्य को विशेषकर कौन लाया था? अमीर खुसरो लाए थे और फैजी, मतलब ये उन्होंने समावेश किया था, लाए नहीं थे। ठीक है, जिसका अनुसरण कई प्रवर्ती कवियों ने किया। इसमें अब्दुल कुद्दुस गंगोही, ठीक है, इनकी मृत्यु 1537 में, हिंदी मुक्तक शैलियों तक को अपनाया। फारसी साहित्य के अनुकरण में मसनवी शैली को हिंदी में लोकप्रिय हुई। ये कौन सी शैली है? फारसी साहित्य की अनुकरण में मसनवी शैली, ठीक है, हिंदी में लोकप्रिय हुई। कौन सी शैली हिंदी में लोकप्रिय हुई थी फारसी साहित्य की? मसनवी शैली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप इसका ऑप्शन देख के लगा सकते हो, पर सीधे सीधे हो सकता है। अपनी प्रवृत्तियों और परंपराओं के कारण फारसी साहित्य भारतीयों को अरबी साहित्य के अधिक अनुकूल लगा, तदनुसार उसका प्रभाव भी पड़ा। इसी क्रम में देखें प्रवृत्ति विशेषता में और भी है। उपयुक्त बहुरंगी साहित्यिक प्रवृत्तियों की पृष्ठभूमि में पूर्व मध्यकाल में भक्ति काव्य की रचना आरंभ हुई। इसे लोक जागृति का योगदान सुलभ रहा। अनुभवाश्री निर्गुण साहित्य की मूल प्रेरणा प्राचीन काल से विद्यमान रही। श्रमण संस्कृति की ओर से बल को बढ़ावा मिला। उसका मूल उद्देश्य व्यक्तिगत उत्कर्ष निमित्त आध्यात्मिक दृष्टि का सहारा लेना था, पर कालांतर में महायानियों द्वारा उसे बहुजन हिताय का नया मोड़ दे दिया गया, जिसमें वैदिक आदर्श सर्वे भवन्तु सुखिनः पर प्रतिध्वनित थी। इसकी सफलता के लिए सदाचार तथा नैतिक भावना पर यथेष्ट बल दिया जाने लगा। आगे चलकर यह भक्ति काव्य की एक प्रमुख विशेषता बन गई। विदेशी तथा विजातीय मुस्लिम आक्रमणकारियों के फलस्वरूप प्रबुद्ध लोगों का ध्यान आत्मनिरीक्षण और परिस्थिति परीक्षण की ओर आकृष्ट हुआ। तदनुसार आत्मरक्षार्थ उपाय करना आवश्यक प्रतीत होने लगा। हिंदू जनता मुस्लिम आक्रमणों से भयभीत होने की अपेक्षा अधिक सजग सचेत हो गई। फलस्वरूप काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थानों पर बड़े बड़े मंदिरों को ध्वस्त किए जाने पर छोटे छोटे मंदिरों की बाढ़ से आ गई। घर में देवी देवताओं के प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हो गई। जो बड़े बड़े मंदिर थे ना, मुस्लिम आक्रमण आए थे, ठीक है, जो आक्रमणकारी आए थे उनको ध्वस्त किया। ठीक है, उसका ये प्रभाव पड़ा, इसमें बताया गया वो ये प्रभाव पड़ा कि काशी मथुरा जैसे धार्मिक स्थानों पर बड़े बड़े मंदिर तो ध्वस्त कर दिए। ठीक है, अब लोग क्या करने लगे, अब देवी देवताओं को अपने घर में विराजमान कर लिया उन्होंने, घर में उनकी पूजा करने लगे। और लोगों ने गली मोहल्ले मतलब छोटे छोटे मंदिरों में, जैसे आजकल हम देखते हैं ना छोटे छोटे मंदिर, हम लोग अपने देखते हैं कि गांव घर में भी बनाते हैं कि मंदिर, ठीक है, वो एक तरह से बाढ़ से आ गई। और लोग अब इस तरह से नहीं, अब डर के माहौल में नहीं, ठीक है, अब लोग सजग और सचेत हो गए थे। ठीक है, ये अपने ढंग की सामूहिक जागृति थी, ये अपने ढंग की एक सामूहिक रूप में जागृत हो गए थे ये लोग, जिसमें व्यक्तिगत साधना की अपेक्षा सामूहिक पूजन अर्चन और भजन कीर्तन पर जोर पकड़ने लगी। यह प्रवृत्ति सगुण भक्ति के अनुकूल पड़ी। ठीक है, यही प्रवृत्ति इसी कारण से जो मंदिर का हुआ था ना, जो सगुण भक्ति के एक अनुकूल सिद्ध जान पड़ी। इस प्रकार सामूहिक चिंतन और व्यवहार का एक सुयोग मिला। आपसी भेदभाव को कम करने के सुगम मार्ग ढूंढे जाने लगे। परस्पर टकराव के प्रति सावधानी बरती जाने लगी। समन्वय की भावना इस दिशा में बड़ा प्रबल प्रोत्साहन मिला। लेकिन समन्वय की भावना थी ना, आपसी मेलजोल और भेदभाव को समाप्त करके एक दूसरे के प्रति, ठीक है, को टकराव ना हो सके, इसके लिए सावधानी बरती जाने लगी। ठीक है, और एक तरह से जो अब आक्रमण हुए थे उनमें ना लोगों कह सकते हैं भाईचारा बढ़ा दिया।
ठीक है, आपस में एक समन्वय की भावना ला दे। लोक चेतना का एक परिणाम लोक भाषाओं के बढ़ते महत्व में लक्षित हुआ। ठीक है, जो लोक चेतना थी ना, उसके लोक भाषाओं का महत्व को भी बढ़ाया। वे मनोभावों तथा हृदय उद्गारों को अभिव्यक्त का माध्यम बनने लगे। मौखिक परंपरा को स्तरीय रचनाओं को भी लिपिबद्ध कर उन्हें सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। जो पहले से मौखिक परंपरा थी ना, ठीक है, उसे लिपिबद्ध किया जाने लगा और लिपिबद्ध करके उसे सुरक्षित करने लगे थे। बड़े विषयों को लोकप्रिय होने के कारण उनकी भाषा शैली की सादगी और अनगढ़पन से कोई उल्लेखनीय बाधा नहीं पहुंची। फिर भी शास्त्रीय परंपरा के समर्थकों द्वारा उनमें ग्राम्य दोष ढूंढा जाने लगा। बढ़ती हुई लोक चेतना के कारण इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सका। एक और जहां महाकाव्यों के माध्यम से शास्त्रीय शैली में राजपुरुषों तथा दिव्य नायकों की महत्व दिया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर जनजीवन की उपेक्षित अनुभूतियों को भी अभिव्यक्त मिलने लगी थी, जिसके लौकिक बड़ विषयों का स्वर मुखर होने लगा था। इस काल में लोकगीतों लोक गाथाओं का ऐसे सम्मान मिलने लगा और लोक एवं परिचित दृष्टांतों रूपकों प्रतीकों तथा लोकोक्तियों का भी यथा योग्य स्थान दिए जाने लगा। ऐसी रचनाएं लोक रुचि के अनुकूल पड़ने लगी और उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। अपनी अपनी अनुभूतियों को लोक प्रचलित भाषा शैली जन साधारण तक पहुंचाना रचयिता का उद्देश्य रहा करता था। ठीक है, जो अपनी अपनी कृति थी ना, ठीक है, अनुभूति लोग मतलब क्या करते थे, जो रचयिता थे ना, अपनी सरल भाषाओं के माध्यम से उनका कुछ उद्देश्य ये नहीं था कि कि मेरी रचना इस तरह से हो कि लोग उसकी रचना के अनुसार उसकी मतलब भलाई करें, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, उनका सीधा सीधा था कि ऐसी लोक प्रचलित भाषा शैली को उपयोग करते थे कि जो लोगों तक अपनी भाषा को अपनी बात को पहुंचा सके। ठीक है, इन बातों से जनता में आत्मविश्वास बढ़ने लगा और परस्पर सहयोग और समन्वयात्मक दृष्टि दृष्टि से काम लिया जाने लगा। ठीक है, और इसी कारण से ये लोगों में आपस में सहयोग भावना बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा, ठीक है, समन्वय की भावना बढ़ी। ठीक है, और इसी तरह से वो लोग एक आपस में एक जुड़ाव महसूस करने लगे। ठीक है, जनता संतों की समन्वयात्मक प्रवृत्ति को सूफी मत से भी प्रश्रय मिला। फिर भी भारतीय परंपराओं में इष्ट देव को यहाँ प्रियतम के रूप में स्वीकार किया गया, वहीं सूफी परंपरा में उसे प्रियतमा ठहराया गया। ठीक है, यहाँ पर संत मत और सूफी मत के बारे में बताया गया कि किस तरह से समान है, किस तरह से अलग। ठीक है, यहाँ पर संत मत में इष्ट देव की परंपरा को प्रीतम बताया गया। ठीक है, वहीं सूफी में प्रियतमा। ठीक है, उपास्य के निर्गुण होने के कारण ऐसा करने में कोई बाधा ना थी। ठीक है, इसका उद्देश्य पूर्ति के लिए कठोर और मधुर वाणियों का उपयोग किया गया, उनकी कड़वा चित्त विकार की उपज ना थी, अपितु वातावरण और तथा परिस्थिति की असंगतियों की देन थी, जिनके कारण उन्हें मर्मांतक पीड़ा होती थी। आंतरिक क्षोभ के कारण कटुक्तियों तक कहनी पड़ जाती थी। इससे उनकी सदस्यता की तीव्रता में बदलाव था। फलस्वरूप इस क्रम की रचनाएं प्रस्तुत की गई कि धार्मिक सांप्रदायिकता का स्वर क्षीण प्राय हो गया। ऐसी रचनाएं बहुधा रचित नामोल्लेख पायाना भी एक अन्य विशेषता है, जिसका मूल बौद्ध सिद्ध रचनाओं द्वारा पाया जा सकता है। संभव है यह मंगोलियन प्रभाव के कारण प्रभावशाली केंद्र के अभाव में व्यक्तिगत मतों का महत्व बढ़ गया हो। इस प्रकार मध्यकालीन भक्ति काव्य परंपरागत लोकोन्मुखी प्रवृत्तियों का आश्रय ग्रहण कर अपने रवांत लक्ष्य की ओर अग्रसर होता गया हो, परवर्ती काव्य के लिए उपयुक्त भूमिका तैयार हो गई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज के लिए इतना ही, और कल पढ़ेंगे निर्गुण भक्ति काव्य। ठीक है, और हम लोगों ने ये देख लिया था निर्गुण भक्ति काव्य, शायद पांचवा चैप्टर है या शायद चौथा चैप्टर है, वो कल क्लियर कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।